Welcome and assalamu alaikum to everyone in my public administration classes. Today we will discuss MP Follett. MP Follett कौन थी? ह्यूमन रिलेशन थिंकर थी. During 1920, MP Follett came and talk about human element. She is ahead of her time. MP Follett के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? एक सोशल सिस्टम था. ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस. और बर्न होती हैं 1868 में, डाइड 1933 में, ग्रेजुएटेड इन इकोनॉमिक्स, लॉ, फिलॉसफी एंड गवर्नमेंट इन 1898. उसके बाद वो पेरिस जाती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और उसके बाद सोशल वर्कर थी. ये एग्जांपल है हमारे लिए वुमेन एम्पावरमेंट की एट दैट टाइम विच वाज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. अपनी स्टडी को स्टार्ट करती हैं इंडस्ट्रियल ग्रुप से. उसके बाद उन्होंने स्लम्स वगैरह में जो भी चिल्ड्रंस वुमेन रहती थी उनके ऊपर भी क्या किया, बहुत ज़्यादा काम किया. पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग MP फॉलेट क्या थी? रेफर्ड हर एज द प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट एंड हिज गुरु. उसके बाद कुछ कंट्रीब्यूशन देखते हैं MP फॉलेट की. ये जो कंट्रीब्यूशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये जो कंट्रीब्यूशन है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं. कभी डेट आ जाती है और कभी बुक का नाम आ जाता है. द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके निमोनिक्स बना के याद कर लें 1896. और इसी तरह द न्यू स्टेट 1920, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे मेडकॉल पर उर्विक ने क्या किया था? एडिट किया था. फ्रीडम एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1949, इसको भी उर्वरक ने क्या किया था? एडिट किया था. उसके बाद कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम इसकी किस किस एरिया में इन्होंने काम किया, किस किस टॉपिक पे बात की. शी हैज़ थ्योराइज्ड ऑन फॉलोइंग एरियाज एंड एस्पेक्ट्स, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन, गिविंग ऑर्डर्स, कंसेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड कंट्रोल, लीडरशिप, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. उसके बाद कन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम सबसे पहले. शी प्रेजेंटेड अ पेपर ऑन कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट. वो अपने पेपर प्रेजेंट करती हैं किसके ऊपर? कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट के ऊपर. ब्यूरो ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या नाम था? ब्यूरो ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरो ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन 1925. उनके अकॉर्डिंग कन्फ्लिक्ट्स क्या था? कन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल एंड शुड बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोसेस. तो MP फॉलोट कहते हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें कन्फ्लिक्ट क्या होंगे? होने हैं. चाहे वो हमारी फैमिली होती है, चाहे हम जहाँ भी जाएं, तो हमारी क्या होती है? एक कॉमन नेचर है कि कन्फ्लिक्ट होने ही हैं. कन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं? कि हमारी जब हम आवर वैल्यूज़ एंड चॉइसेस क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं. और यही क्या करते हैं? दैट इज़ वाई इट्स क्रिएट सम टाइम कन्फ्लिक्ट्स. और यही चीज़ें क्या करती हैं? कुछ टाइम के लिए हमारे जो बीच में क्या करती हैं? कन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर देती हैं. एग्जाम्पल, हम मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, हमारी सिस्टर होती है, हमारे ब्रदर होते हैं, तो हमारी चॉइसेस सबकी क्या होती है? डिफरेंट होती है. डिफरेंट हमारी इंटरेस्ट होंगे, डिफरेंट हमारी चॉइसेस होंगी. तो उस वजह से क्या होते हैं? थोड़े टाइम के लिए कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू MP फॉलेट, कन्फ्लिक्ट क्या है? एक वारफेयर नहीं है, कोई वार नहीं है, कोई बहुत बड़ी जंग या लड़ाई नहीं है. मेयर एन अपीयरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. ये ओपिनियन ऑफ इंटरेस्ट, जब हमारे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उसकी वजह से क्या आ जाता है? कन्फ्लिक्ट आ जाता है. देयर शुड बी Therefore, conflict should be handled in constructive manner. According to MP Follett, conflict किस तरह से कम किया जा सकता है? कंस्ट्रक्टिव मैनर से, ना कि डिस्ट्रक्टिव मैनर से. के बाद वो बोलती हैं, ऑल पोलिशिंग इज डन बाई फ्रिक्शन, वी गेट म्यूजिक फ्रॉम वायलिन बाई फ्रिक्शन एंड वी लेफ्ट द सीवेज स्टेट व्हेन वी डिस्कवर फायर थ्रू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की एग्जांपल यही थी कि मतलब जैसे भी क्या है कि जब मतलब कोई भी सरफेस होती है आपस में, वो भी क्या होती है? रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो उससे भी क्या होती है? फ्रिक्शन होती है. अब हम वायलिन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम म्यूजिक को सुनते हैं, उसमें भी क्या होती है? फ्रिक्शन होती है. देयर इज फ्रिक्शन. जो स्टिक होती है उसके साथ क्या होती है? जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें भी वो जब घिसती हैं, रगड़ती हैं आपस में, तो उनसे भी क्या होती है? जो फ्रिक्शन है तो होती है, वो प्रोड्यूस होती है. उसके बाद जैसे हम फायर की एग्जाम्पल बताए, डिस्कवर्ड होता है, तो फायर डिस्कवर्ड हुआ विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन व्हेन टू स्टोन्स रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो उससे भी क्या हुई? फ्रिक्शन हुई. उसके बाद अकॉर्डिंग टू MP फॉलोड, जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है 3 वेज से. कन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व इन 3 वेज, दैट इज डोमिनेशन, कंप्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन. डोमिनेशन क्या है? एक बहुत ईजी प्रोसेस है और इसमें भी क्या हो गया, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है. वो जो भी वन साइड जो पार्टी होगी वो अनएड्रेस्ड रह जाएगी. किसी वन साइड पार्टी की जो वैल्यू है वो अनएड्रेस्ड रह गई. और मतलब जो कन्फ्लिक्ट है वो भी इसमें हस्बैंड और वाइफ की एग्जाम्पल दी गई है. मतलब जैसे उन दोनों की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो परमानेंट की जो है उसका सोल्यूशन नहीं मिला था. इजी प्रोसेस, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला. किसी एक की जो वैल्यू थी वो एड्रेस नहीं हुई. उसके बाद कंप्रोमाइज़ में भी क्या करेंगे? दोनों
पार्टीज़ जो हैं अनएडजस्ट रह जाएंगी, मतलब दोनों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, फिर से दोनों में वो कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो जाएंगे और फिर से वो लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। पास्ट है सरेंडर मतलब कुछ टाइम के लिए वो क्या करेंगे, सरेंडर कर देती हैं, मतलब दोनों आपस में बात करेंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो कन्फ्लिक्ट फिर से क्या हो जाएंगे, उठ जाएंगे। और इंटीग्रेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू एम्पलीफायर जो इंटीग्रेशन है वही सबसे बेस्ट मेथड है। इंटीग्रेशन से क्या है, हमारा जो भी हमारी कन्फ्लिक्ट है वो क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाती है और हमें इसमें परमानेंट सोल्यूशन मिलता है। मीन्स कि जैसे चॉइसेस होंगी वो डिफरेंट होंगी और दोनों आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कहीं जाना था तो वो कोई ऐसा इशू बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो दोनों क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो उस चीज़ से क्या होगा, उन्हें परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। तो दोनों पार्टीज़ के जो कन्फ्लिक्ट थे वो परमानेंटली क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। के बाद इंटीग्रेशन इज़ नॉट अ इजी प्रोसेस। उसके रीजंस क्या है, हाउ इंटीग्रेशन कैन बी डन, इंटीग्रेशन कैसे मतलब हम कर सकते हैं। बात द पार्टी सिट टुगेदर, दोनों पार्टीज बैठेंगी और शुड ब्रिंग द डिफरेंसेस इन ओपन, जो भी उनके डिफरेंसेस हैं उसको पूरे ओपन में जो है वो ब्रेक डाउन करेंगी। जो भी रीजंस थे उनको स्मॉल पार्ट्स में पहले बताएंगी कि ये है। उसके बाद वो क्या करेंगे, फाइनल सोल्यूशन ढूंढेंगी। दे शुड एड्रेस द रियल इशूज़, के बाद वो रियल इशू पे बात करेंगे और जो उनका रिस्पांस होगा उसके लिए वो रेडी रहेंगे। उसके बाद बताया जाता है कि इंटीग्रेशन जो है वो इजी प्रोसेस नहीं है। उसके लिए भी क्या होती है, हमें इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ट्रेनिंग। उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन को अडॉप्ट करना इतना ईजी नहीं है। उसके लिए बहुत ही या तो समझदार जो भी होगा, समझदार होगा, वो ज़्यादातर क्या करेगा, इंटीग्रेशन को जो है वो हाई करेगा, इंटीग्रेशन को अडॉप्ट करेगा। बिकॉज जो भी कोई है, पीपल हैव टेंडेंसी टू डोमिनेट। आज जो भी कोई है वो क्या करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। आज कोई किसी के अंडर काम करके पसंद नहीं करता है। उसके बाद थ्योराइज, मतलब कि आप रफ लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये इजी प्रोसेस नहीं है। गिविंग ऑर्डर, 4 स्टेप्स इन गिविंग ऑफ ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू फोलेट। फोलेट के अकॉर्डिंग जो है 4 स्टेप्स में उन्होंने बताया कि ऑर्डर को कैसे देना है। फोलेट कहती हैं कि गिविंग ऑर्डर्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। फोलेट कहती हैं ऑर्डर देना आसान काम नहीं है। अगर हम किसी के अंडर काम करते हैं तो आज ह्यूमन नेचर है, कोई किसी के अंडर काम रहकर काम करना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए वो 4 स्टेप बताती हैं, एक कॉन्शियस एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड और रिजल्ट ओरिएंटेड एटीट्यूड्स। मतलब हमें कुछ क्या करना है, बिल्डिंग अप ऑफ सर्टन एटीट्यूड्स, खास एटीट्यूड बिल्ड करने हैं जिससे क्या हो सके, मतलब एक फेवरेबल जो कंडीशन है वो, मतलब हमें ऐसी कंडीशन बनानी है जिससे क्या कर सके, हम अपनी बात किसी से मनवा सके। कॉन्शियस एटीट्यूड, हमें एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है कि हम कह सकें कि ये हमारी, मतलब ये बॉस का ऑर्डर है, और ऐसा एटीट्यूड में उसे बात करनी है कि वो ऑर्डर को फॉलो करने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। मीन्स उसके बाद रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड में यही है कि रियलाइज़ करवाना कि, मतलब अगर किसी को कोई काम बताया तो उसको पूरा, मतलब वो रियलाइज़ करवाना कि ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस तरीके से उसको उस एटीट्यूड से बात करो कि वो उसको क्या करे, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर उसको काम को करे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड मीन्स कि हमने लेट नाइट के लिए हमें किसी ने काम कर दिया है, तो वो ऑर्डर कैसे मनवाना है आपको, उससे वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड। उसके बाद रिजल्ट ओरिएंटेड एटीट्यूड मीन्स, एग्जांपल इसमें हम फैमिली के ले लेते हैं। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो हमारी क्या होती है, चॉइसेस डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम फिर क्या करेंगे, उस इशू पर बात करेंगे कि नहीं आज ये करेंगे, कल वो बनाएंगे, आज ये बनाएंगे। तो यार आज तुम इस बार ये वाला फ़ोन ले लो, हम नेक्स्ट टाइम वो वाला फ़ोन ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की, जिससे क्या है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड एटीट्यूड ऐसे डेवलप आपको करना है। उसके बाद इसमें फॉरवर्ड क्या करते हैं, यूज द एग्जाम्पल ऑफ सेलमैन। पॉलिटिक्स में किस चीज़ के एग्जांपल करते हैं, सेलमैन के एग्जांपल को यूज़ करते हैं। उनके अकॉर्डिंग के जैसे कोई सेलमैन हमारे घरों में आते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बातों में ले लेते हैं कि, मतलब बहुत ज़्यादा आपने जो है उसकी जो उनकी चीज़ें उनको देनी होती है उसकी बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, हमें इतना मोटिवेट कर लेते हैं कि हम उस चीज़ को लेने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह उनका जो एटीट्यूड था उसने हमें क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। या हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई मांगने वाला आ जाता है तो वो इस तरीके से मांगता है कि जिसको ना भी देनी हो तो उसको भी क्या, मजबूरी में क्या करना पड़ता है, वो चीज़ देनी पड़ जाती है। तो इस तरह उसने अपने एटीट्यूड से आपको क्या किया है, इम्प्रेस किया, जिससे आपने उसकी चीज़ को ले लिया। तो इस तरह उसका जो एटीट्यूड था वो आपको पसंद आया, तो उसने उसके ऑर्डर को, मीन्स एग्जाम्पल उसके ऑर्डर को आपने फॉलो कर लिया। उसके बाद गिविंग ऑर्डर नॉट अ सिंपल, ये हमने पूरा इसको देखा। उसके बाद फॉलोड सजेस्ट करती हैं मिडल पाथ बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, टू मच बॉसिज्म एंड नॉट गिविंग ऑर्डर एट ऑल। उसके लिए उन्होंने क्या बताया, मिडिल पाथ को, डिसपर्सनलाइजिंग ऑर्डर को। मीन्स ऑर्डर फ्लोज फ्रॉम सिचुएशंस इन सिचुएशन, मीन्स कि आपको ऑर्डर इस तरह देना है कि ये ऑर्डर बास का नहीं है, ये ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है कि आप
जो सुपी जो इन जो आपके मतलब जो अंडर काम कर रहे हैं उनको वो काम मानना पड़ता है, किस वजह से कि जो आपकी सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो ऐसी है, उसकी वजह से आपसे ये ऑर्डर मनवाया जा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो ईज़िली ऑर्डर को फॉलो करेंगे। उसके बाद पावर अकॉर्डिंग टू फोलेट। फोलेट के अकॉर्डिंग क्या है, फोलेट डिफरेंशिएटेड बिटवीन पावर अवर एंड पावर विथ। फोलेट कहती हैं कि पावर अवर जो है वो किससे आती है, आप किसी को फोर्सफुली कोई चीज़ करने के लिए कह रहे हो तो उसके बाद पावर विथ क्या होती है, पावर विथ होती है कि आओ मिलकर काम करें, वर्क विद इन कोऑपरेशन, मतलब एक कोऑपरेशन के साथ काम करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। और फोलेट क्या करती हैं, पावर विथ को मस्ट रिप्लेस करती हैं पावर अवर के साथ। और उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हैं। अथॉरिटी क्या है, वेस्टेड पावर, द राइट टू डेवलप एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर। अथॉरिटी किस चीज़ किस बिलोंग करती है, जॉब के साथ, और जब तक जॉब रहती है तो अथॉरिटी हमारे पास रहती है। अथॉरिटी को हम डेलीगेटेड नहीं कर सकते, मीन्स अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। डेलीगेटेड मीन्स अथॉरिटी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। अथॉरिटी शुड बी फंक्शनल एंड फंक्शनल अथॉरिटी कैरीज विद इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अथॉरिटी क्या है, फंक्शनल एंड फंक्शनल अथॉरिटी के साथ रहती है, विद इट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू फोलेट मीन्स किस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ना कि इंस्टेड उस बजाय उसके कि किसको रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज़ वन रिस्पॉन्सिबल इंस्टेड ऑफ टू होम। उसके बाद लीडरशिप की बात करते हैं। उसके बाद कंट्रोल की बात की, कंट्रोल में एडवोकेटेड करते हैं वो फैक्ट कंट्रोल को इंस्टेड ऑफ मेन कंट्रोल को, और एडवोकेटेड कोरिलेटेड कंट्रोल रेदर देन सुपर इम्पोज कंट्रोल। उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म शुड बी कोरिलेटेड मेनी प्लेसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद लीडरशिप की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एमपी फॉलेट। लीडरशिप क्या है, 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू हर। लीडरशिप बाय पोजीशन, लीडरशिप बाय पर्सनालिटी, लीडरशिप बाय फंक्शन। और वो किस चीज़ को प्रेफर करती हैं, शी हैज़ फोकस्ड ऑन फंक्शन। उसके बाद प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की बात करती हैं। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन में ये क्या है, प्लानिंग क्या है, एक स्कीम ऑफ सेल्फ एडजस्टमेंट एंड सेल्फ कोऑर्डिनेटिंग। प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी इसमें क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ के, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है जिससे पूरी प्लानिंग बनाती है कि किस तरह इस काम को करना है। और सेल्फ उसके बाद वो क्या करती है, कोऑर्डिनेशन, 4 प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन के बताती है। सेल्फ एडजस्टमेंट इज़ पॉसिबल, सेल्फ एडजस्टमेंट किस पॉसिबल है, थ्रू कोऑर्डिनेशन के साथ। और 4 प्रिंसिपल बताती हैं वो कोऑर्डिनेशन के। कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर आपको तालमेल करवाना है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए आपको हर एक एम्प्लॉय के साथ क्या करना है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है। कोऑर्डिनेशन इन द अर्ली स्टेजेस, बहुत जो अर्ली स्टेज है उस पर आपको कोऑर्डिनेशन करनी है। कोऑर्डिनेशन एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और कोऑर्डिनेशन एज अ रेसिप्रोकल फिनोमेना है। और आज के लिए एमपी फॉलोड इतना ही। थैंक यू सो मच।